हरियाणा, केरल, बिहार से संबंधित तुलनात्मक आंकड़े। नीचे दी गई तालिका में केरल और हरियाणा राज्यों के बीच एक स्पष्ट अंतर को दर्शाता है। केरल में जन्म लेने वाले 1000 बच्चों में 7 बच्चों की 1 वर्ष की आयु की पूरी करने से पहले मृत्यु हो जाती है। इसके विपरीत हरियाणा में शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है और वहाँ 1000 में 30 बच्चे अपने पहले वर्ष के जीवित नहीं रह पाते हैं, जो कि केरल की दर में लगभग 3 गुना अधिक है। यह आंकड़ा वर्ष 2018 का है, लेकिन भारत की आज़ादी 70 वर्ष बाद का है। यह मामला शिशु मृत्यु दर से भी आगे जाता है। उक्त डाटा यह भी दर्शाता है कि बिहार में 14 से 15 वर्ष की आयु के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8 से आगे अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाते हैं। इसका अर्थ यह है कि बिहार की कक्षा में प्रारंभिक विद्यालय के आपके लगभग आधे मित्र कक्षा में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वे इस स्तर से आगे विद्यालय जाने में असमर्थ हैं। ये असमानताएं भारत के विभिन्न क्षेत्र में रहन सहन की स्थितियों और बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुँच के अत्यधिक विषमताओं को उजागर करती हैं। हरियाणा में शिशु मृत्यु दर 2018 के अनुसार 30, साक्षरता दर 82 और 17-18 में, और निवल उपस्थिति अनुपात प्रति 100 व्यक्ति में माध्यमिक स्तर पर 14 से 15 वर्ष आयु में 2017-18 में 61 थी। केरल में 7 शिशु मृत्यु दर, साक्षरता 94 और निवल मृत्यु दर 83, निवल उपस्थिति अनुपात 83। बिहार में 32 शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर 62 और निवल उपस्थिति अनुपात 43। इस तालिका में प्रयुक्त कुछ शब्दों की व्याख्या: शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो IMR, एक विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को इंगित करती है। साक्षरता दर 7 और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर आबादी के अनुपात को मापती है। निवल उपस्थिति अनुपात 14 और 15 वर्ष की आयु के बच्चों की कुल संख्या है, जो उसी आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या के प्रतिशत के रूप में विद्यालय जाते हैं। सार्वजनिक सुविधाएं: हरियाणा में किसी व्यक्ति की औसत आय केरल की तुलना में अधिक हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हरियाणा में जीवन की गुणवत्ता भी उच्च है। केरल धन से प्रदूषण मुक्त वातावरण केवल धन से प्रदूषण मुक्त वातावरण जैसी आवश्यक सेवाएं नहीं खरीदी जा सकती या मिलावट रहित दवाओं तक पहुंच की गारंटी नहीं प्राप्त की जा सकती है। जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं की व्याख्या व्यक्तिगत की बजाय सामूहिक रूप से सबसे बेहतर तरीके से की जा सकती है, जैसे कि व्यक्ति घरों में सुरक्षा कर्मचारियों को नियुक्त करने की बजाय पूरे मोहल्ले के लिए सुरक्षा प्रदान किया जाना कहीं अधिक आसान है। इस तरह शिक्षा तक पहुंच प्रायः सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करती है, क्योंकि हर परिवार निजी स्कूली शिक्षा का व्यय वहन नहीं कर सकता है। स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं का प्रावधान नागरिकों के समग्र कल्याण का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए केरल की निम्न शिशु मृत्यु दर का श्रेय इसकी मजबूत स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षिक सुविधाओं को दिया जाता है। इसी तरह बेहतर नीति के माध्यम से संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS वाले राज्यों के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण संबंधी परिणाम सुलभ होते हैं। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण, ये लाइन टेबल ऊपर लिखे हैं। ग्रामीण आबादी की साक्षरता दर 76% पुरुषों, महिलाओं में 54%। 10 से 14 वर्ष आयु के ग्रामीण बच्चों के लिए साक्षरता दर पुरुष में 90%, महिलाओं में 87%। स्कूल जाने वाले 14 से 14 वर्ष आयु के ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत पुरुष में 85%, महिलाओं में 82%। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी केवल बेहतर GDP आंकड़े ही विकास की गारंटी नहीं देते। उदाहरण के लिए श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ भारत की तुलना में
तुलना से पता चला है कि भारत के बड़े आकार और बड़ी अर्थव्यवस्था के बावजूद वह कई मानव विकास सूचकांकों में इन देशों से पीछे है। विचारणीय बिंदु है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का अर्थ मानव विकास सूचकांक है। उपरोक्त तालिका में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक कुल 189 देशों में से है, प्लस माइनस जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जिससे कि नाम से पता चलता है कि जन्म के समय किसी व्यक्ति के जीवन की औसत अपेक्षित लंबाई को दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है ताकि उसकी तुलना की जा सके। यह इस तरह भी किया जाता है कि प्रत्येक डॉलर से किसी भी देश की समान मात्रा में सामान और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं। यद्यपि मानव विकास सूचकांक HDI की गणना किसी विभिन्न सुधारों का प्रस्ताव किया गया, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आरंभिक शब्द मानव लोगों के स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के महत्व पर जोर देता है तथा विकास का सार किसी देश के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और कल्याण में निहित है। यह हमें इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि क्या ऐसे अतिरिक्त पहलू हैं जिन्हें मानव विकास का मापन करते समय ध्यान में रखना चाहिए। मानव विकास रिपोर्ट विकास की एकमात्र मापक के रूप में आय का उपयोग करने की सीमाओं को स्वीकार करते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतकों को प्रमुखता मिली। ऐसे संकेतक जो केरल और हरियाणा की तुलना में उपयोग किए गए विकास की अधिक व्यापक समझ प्रदान करते हैं। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों की तुलना करती है। 2019 के लिए भारत और उसके पड़ोसियों से संबंधित आंकड़े हैं। इसमें श्रीलंका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 2011 में परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार $12,760, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 25 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 10.6 और विश्व के HDI रैंकिंग में 2018 में 73 था। भारत में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 2011 में परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार $6,681, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69.7, 25 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 6.5 और HDI में विश्व में 2018 में रैंकिंग 130। विकास की संधारणीयता। हाल के दशकों में वर्तमान विकास नीतियों की संधारणीयता के बारे में चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि विकास की निरंतर चाह दीर्घकाल रूप में व्यवहार नहीं है, खासकर जब उनमें भूजल जैसे नवीकरणीय संसाधनों का अत्यधिक उपयोग या गैर नवीकरणीय संसाधनों का ह्रास हो रहा है। पर्यावरणीय क्षरण राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सीमाओं को पार करता है, जो हमारे भविष्य की परस्पर संबंधता को प्रदर्शित करता है। संधारणीयता वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, दार्शनिकों और समाज वैज्ञानिकों के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बन गया है। विकास के संबंध में संचालित वर्तमान बहस व्यक्तियों और समाजों को अपने लक्ष्य और उस मार्ग पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है जिस पर वे चलना चाहते हैं। भारत में भूजल। हालिया साक्ष्य भारत के विभिन्न हिस्सों में भूजल के अत्यधिक उपयोग की चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करते हैं। पिछले 2 दशकों में लगभग 300 जिलों में जल स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट देखी गई है। वर्तमान में देश का लगभग 1/3 हिस्सा अपने भूजल संसाधन का अत्यधिक दोहन कर रहा है। यदि ऐसी पद्धतियां जारी रहें तो अनुमान है कि अपने 25 वर्ष के भीतर देश के 60% हिस्से को इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। भूजल की कमी विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे कृषि समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिणी भारत में कठोर चट्टान युक्त पठारी क्षेत्रों, कुछ तटीय क्षेत्रों और तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों में देखी जा रही है। प्राकृतिक संसाधन की समाप्ति। नीचे दी गई तालिका 10.5 कच्चे तेल के भंडारों
का अनुमान प्रदान करती हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इंगित करता है कि यदि वर्तमान निष्कर्षण दर जारी रहा तो कच्चे तेल के भंडार कितने वर्षों तक चलेंगे। वैश्विक स्तर पर इन भंडारों के केवल 50 वर्ष तक और संचालित करने का अनुमान है। हालांकि अलग अलग देशों की विशिष्ट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए भारत अपर्याप्त घरेलू भंडार के कारण तेल आयात पर निर्भर है, जो तेल की कीमतें बढ़ने की स्थिति को बोझ बन सकता है। इसके विपरीत सीमित भंडार वाले संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश सैन्य या आर्थिक माध्यमों से अपनी तेल आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहते हैं। इस प्रकार विकास की संधारणीयता पर प्रश्न विकास की प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में कई मूलभूत नए मुद्दे उठाता है। क्षेत्र मध्य पूर्व में भंडार 2017 में 808 हजार मिलियन बैरल वर्षों की संख्या। भंडार कितने समय तक चलेगा? 70 वर्ष। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 हजार मिलियन बैरल वर्षों की संख्या 10.5। अब विश्व में 1697 हजार मिलियन बैरल वर्ष 50.2 वर्ष तक चलेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के कई गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपभोग पर निर्भर करती हैं। ये गतिविधियां जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शामिल है प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है तथा यह अंतिम उत्पाद निर्माण की नींव के रूप में कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए कपास की खेती काफ़ी हद तक वर्षा और जलवायु जैसे प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करती है, जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक उत्पाद कपास का उत्पादन होता है। इस तरह डेयरी पालन एक अन्य प्राकृतिक उत्पाद दूध के उत्पादन के लिए जैविक प्रक्रियाओं और चारे की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त खनिज और अयस्क प्राकृतिक उत्पादों की श्रेणी में आते हैं। यह देखते हुए कि कृषि, डेयरी पालन, मत्स्य पालन, वानिकी प्राकृतिक उत्पादों के प्राथमिक स्रोत हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि और संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में वे गतिविधियां शामिल हैं जिसमें आमतौर पर औद्योगिक गतिविधियों से जुड़ी विनिर्माण प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राकृतिक उत्पादों को विभिन्न रूपों में बदला जाता है। यह उत्पादन प्रक्रिया में प्राथमिक क्षेत्र के बाद आता है। इस क्षेत्र में उत्पाद स्वाभाविक रूप से उत्पन्न नहीं होते बल्कि विनिर्माण प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाए जाते हैं, जो किसी कारखाने, कार्यालय या यहाँ तक कि घर पर भी बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए पौधे से प्राप्त कपास के रेशे का उपयोग सूत बनाने, कपड़ा बुनने के लिए किया जाता है। कच्चे माल के रूप में गन्ने की चीनी या गुड़ बनाने के लिए संसाधित किया जाता है। मिट्टी को ईंटों में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका उपयोग घरों और इमारतों के निर्माण में किया जाता है। इस क्षेत्र को प्रायः औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह कालक्रम के विभिन्न प्रकार के उद्योगों से निकटता से जुड़ा हुआ है। तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां मुख्य रूप से प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास को सहयोग और सुविधा प्रदान करती हैं। हालांकि ये गतिविधियां सीधे तौर पर मूर्त वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, लेकिन ये उत्पादन प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए प्राथमिक या द्वितीयक क्षेत्र में निर्मित उत्पादों को प्रायः ट्रकों या ट्रेनों के माध्यम से परिवहन की आवश्यकता होती है। बाद में थोक और खुदरा दुकानों में बेचा जाता है। कभी कभी गोदामों, भंडार गृह में भंडारण आवश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त संचार सेवाएं जैसे टेलीफोन पर बात करना या पत्र भेजना, बैंकिंग सेवाएं जैसे पैसे उधार लेना, व्यापार गतिविधियां इन क्षेत्र की आवश्यक तत्व हैं। चूँकि ये गतिविधियां भौतिक वस्तुओं के बजाय सेवाएं प्रदान करती हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। सेवा क्षेत्र में न केवल वे गतिविधियां शामिल हैं जो सीधे वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करती हैं, बल्कि भौतिक वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित आवश्यक सेवाएं भी शामिल हैं। इस श्रेणी में शिक्षकों और डॉक्टरों जैसे व्यवसाय के साथ साथ धोबी, नाई, मोची, वकील जैसे व्यक्तिगत सेवा प्रदाता और प्रशासनिक लेखा कार्यों में संलग्न व्यक्ति शामिल होते हैं। इसके अलावा सेवा क्षेत्र में इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनियां और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं जैसी हालिया विकसित
आधुनिक सेवाएं भी शामिल हैं। इसका वर्तमान समय में महत्व बढ़ रहा है। तीनों क्षेत्रों की तुलना प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र सामूहिक रूप से वस्तुओं सेवाओं की एक विशाल श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ये क्षेत्र इन वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यबल को भी नियोजित करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था की व्यापक समझ हासिल करने के लिए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा तथा प्रत्येक क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या का आकलन करना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न वस्तुओं, सेवाओं तथा कुल उत्पादन की गणना कैसे करें, प्रत्येक क्षेत्र की कुल उत्पादन निर्धारित करने और अंततः किसी देश की जीडीपी की गणना करने के लिए अर्थशास्त्री वास्तविक मात्राओं को जोड़ने जो एक बहुत बड़ा और अव्यवहारिक कार्य होगा के बजाय उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि 10,000 किलोग्राम गेहूँ 20 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है तो गेहूं का मूल्य 2 लाख रुपए होगा। इसी तरह 15 रुपये प्रति नारियल के हिसाब से 5,000 नारियल की कीमत 75,000 रुपये होगी। इस दृष्टिकोण को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना करने के लिए लागू किया जाता है। तत्पश्चात इन मूल्यों को जोड़ा जाता है। मध्यवर्ती वस्तुएं जैसे कि गेहूँ जैसे कच्चा माल को एकल रूप में नहीं गिना जाता, क्योंकि उनका मूल्य पहले से ही अंतिम वस्तु के मूल्य में शामिल होता है, जिसमें वे प्रथमतः योगदान करते हैं। उन्हें अलग से गिनने पर दोहरी गणना की जाएगी। इसलिए गणना में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर विचार करना आवश्यक है। अंतिम वस्तुएं वे हैं जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती हैं और उपभोग के लिए तैयार हैं। किसी विशिष्ट वर्ष के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य उस वर्ष के लिए उस क्षेत्र का कुल उत्पादन है। तीनों क्षेत्र के उत्पादन मूल्य को मिलाकर किसी देश का जीडीपी से प्राप्त होता है। जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था के आकार का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और इसे केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा मापा जाता है, जो प्रायः सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभागों के सहयोग से इसे तैयार करता है। एजेंसियां वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा और कीमतों का डाटा एकत्र करती हैं और इस जानकारी का उपयोग जीडीपी का अनुमान करने के लिए करती हैं। क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन। कई विकसित देश के इतिहास में यह देखा गया है कि प्राथमिक क्षेत्र प्रारंभ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी। जैसे जैसे कृषि विकसित हुई और अधिक उत्पादक होती गई, इसने अधिशेष खाद्य उत्पन्न किया, जिससे लोगों को विभिन्न अन्य गतिविधियों में संलग्न होने का अवसर मिला। इससे शिल्पकारों, व्यापारियों की वृद्धि हुई और क्रय विक्रय गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई। इसके अतिरिक्त परिवहन, प्रशासन और सेना जैसे व्यवसायों में वृद्धि हुई। हालांकि इस चरण के दौरान उत्पादित अधिकांश वस्तुएं प्राथमिक क्षेत्र के प्राकृतिक उत्पादक थे। आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र में कार्यरत था। एक सदी से अधिक समय तक नई विनिर्माण विधियों के कारण कारखानों का उद्भव और विस्तार हुआ। कई व्यक्ति जो पहले कृषि में कार्य करते थे, प्रायः ऐतिहासिक कारकों के चलते कारखानों की नौकरियों में चले गए। लोगों ने सस्ती कीमत पर अधिक फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे द्वितीयक क्षेत्र उत्पादन और रोजगार दोनों के मामले में प्रमुख क्षेत्र बन गए हैं। पिछली शताब्दियों में विकसित देशों में एक और परिवर्तन हुआ, जहां द्वितीयक से तृतीयक क्षेत्र की ओर परिवर्तन हुआ। सेवा क्षेत्र कुल उत्पादन में सबसे प्रमुख योगदानकर्ता बन गया और अधिकांश नियोजित व्यक्ति इसी क्षेत्र में कार्य करते हैं। सेवा उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर यह परिवर्तन विकसित देशों में एक सामान्य प्रवृत्ति है। भारत में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र की स्थिति यह आंकड़े दो अलग अलग वर्षों 1973-74 और 2013-14 के लिए प्रस्तुत किया गया है। इन विशिष्ट वर्षों में विश्लेषण के लिए चुना गया है क्योंकि इन वर्षों का तुलनीय और प्रामाणिक डाटा उपलब्ध है। चित्र 10.5 हमें 40 वर्षों के कुल उत्पादन में वृद्धि का अवलोकन करने का अवसर प्रदान करता है। अधिकांश लोग कहाँ कार्यरत हैं? उपर्युक्त आंकड़ों वर्ष 1973-74
से 2013-14 तक 40 वर्षों की अवधि में भारत की जीडीपी में 3 क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी को दर्शाता है। ये दर्शाते हैं कि इस दौरान इन क्षेत्रों का महत्व कैसे बढ़ा। हालांकि जीडीपी में इन क्षेत्रों की हिस्सेदारी परिवर्तित हुई, लेकिन रोजगार में इसके समरूप परिवर्तन नहीं हुआ है। रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद के बीच विरोधाभास। जीडीपी संरचना में परिवर्तन के बावजूद प्राथमिक क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता बना हुआ है। जीडीपी संरचना और रोजगार के बीच इस परिवर्तन के कारण ही द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में पर्याप्त नौकरियां पैदा नहीं हुई हैं। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन इन क्षेत्रों में रोजगार प्राथमिक रूप से नहीं बढ़ा। उदाहरण के लिए औद्योगिक उत्पादन 9 गुना से अधिक बढ़ गया, जबकि उद्योग में रोजगार केवल 3 गुना बढ़ा। इसी प्रकार सेवा क्षेत्र में उत्पादन तो 14 गुना बढ़ गए, लेकिन रोजगार लगभग 5 गुना ही बढ़ा है। इसके परिणाम स्वरूप देश का आधे से अधिक कार्यबल मुख्य रूप से कृषि में लगा हुआ है, जो सकल घरेलू उत्पाद में केवल एक अंश का ही योगदान देता है। इसके विपरीत द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र, जो कम लोगों को रोजगार देते हैं, देश की जीडीपी में अधिकांश जीडीपी उत्पन्न करते हैं। कृषि में प्रचंड बेरोजगारी। यह स्थिति कृषि क्षेत्र में अल्प रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को प्रदर्शित करता है। कई व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से कार्य करते हैं, क्योंकि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटे किसान का विचार कीजिए, जिसका परिवार वर्षा पर निर्भर फसलों की खेती के लिए 2 हेक्टेयर भूमि की जुताई करता है। परिवार के सभी 5 सदस्य इस भूखंड पर कार्य करते हैं, भले ही उनके श्रम प्रयासों का कहीं और बेहतर उपयोग किया जा सकता है। इस स्थिति को प्रचंड बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि लोग काम करते तो दिखते हैं, लेकिन पूरी तरह से नियोजित नहीं होते हैं। इस अल्प रोजगार का समाधान करने के लिए परिवार के कुछ सदस्य अन्य क्षेत्रों में रोजगार की तलाश कर सकते हैं, जैसे कि कारखानों में या जमींदार की जमीन पर काम करना। यह परिवर्तन कृषि उत्पादन को प्रभावित किए बिना परिवार की आय बढ़ाता है। यह अल्प रोजगार समस्या केवल कृषि तक ही सीमित नहीं है और अन्य क्षेत्रों में भी हो सकती है, जैसे शहरी सेवा क्षेत्रों में नैमित्तिक श्रमिक, कैजुअल वर्कर्स, जो दैनिक रोजगार पाने के लिए संघर्ष करते हैं, या पथ विक्रेता, स्ट्रीट वेंडर, जो सीमित अवसरों के कारण बहुत कम कमाते हैं। अधिक रोजगार कैसे सृजित करें। भारत में कृषि क्षेत्र में अल्प रोजगार की समस्या बनी हुई है और ऐसे लोग भी हैं जो पूरी तरह से बेरोजगार हैं। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं। सिंचाई और कृषि अवसंरचना। बांध और नहरों के निर्माण जैसी सिंचाई सुविधाओं में निवेश करने से किसानों को अपना कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इससे कृषि क्षेत्र में ही अतिरिक्त रोजगार पैदा हो सकता है। परिवहन और भंडारण सुविधाएं। ग्रामीण सड़कों, परिवहन, भंडारण, बुनियादी ढांचे में सुधार से किसानों को बाजारों तक पहुंच और अपनी उपज बेचने में सहायता मिल सकती है। इससे न केवल किसानों के लिए बल्कि परिवहन और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी रोजगार पैदा हो सकता है। ऋण तक पहुंच। किसानों को निम्न ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने से उन्हें बीज, उर्वरक, उपकरण और पंप सेट जैसे आवश्यक आगत प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। ऋण तक पहुंच कृषि उत्पादकता और रोजगार को बढ़ा सकता है। स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना। अर्धग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों और सेवाओं को पहचान करना, उन्हें बढ़ावा देने और स्थापित करने में रोजगार पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्रों के निकट दाल मिलें, कोल्ड स्टोरेज इकाइयाँ, शहद संग्रह केंद्र या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने से रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं भारत की लगभग 60% जनसंख्या 5 से 29 वर्ष आयु की है। इसमें से केवल लगभग 91% ही शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश।
शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में रोजगार पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए अधिक शिक्षकों, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती से नौकरियां पैदा हो सकती हैं। पर्यटन विकास, कई क्षेत्रों में पर्यटन क्षमता का उपयोग नहीं हुआ है, जो उचित योजना और समर्थन के साथ बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दे सकती है। क्षेत्रीय शिल्प उद्योग को समर्थन देने और पुनर्जीवित करने से रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, खासकर विशिष्ट पारंपरिक शिल्प वाले क्षेत्र में। अल्पकालिक उपाय, तत्काल रोजगार की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, मनरेगा 2005 लागू किया। यह अधिनियम ग्रामीण निवासियों के लिए एक वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है, जो काम के इच्छुक और जरूरतमंद है। इसमें श्रम साध्य परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो भूमि और कृषि उत्पादन को लाभ पहुंचा सकती है। इसलिए भारत में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों जरूरतों को पूरा करने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उत्पादन में तटीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। वर्ष 1973-74 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में तटीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2013-14 का तटीय क्षेत्र देश का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बन गया है। भारत में सेवा क्षेत्र अत्यधिक दक्ष और शिक्षित पेशेवरों से लेकर छोटे पैमाने की सेवाओं में संलग्न व्यक्तियों जैसे छोटे दुकानदारों, मरम्मत करने वाले व्यक्तियों तक व्यापक श्रेणी के पेशों में रोजगार देता है। भारत में तटीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व में कई कारक योगदान करते हैं। मूलभूत सेवाएं, किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, डाक और टेलीग्राफ सेवाएं, कानून प्रवर्तन आदि जैसी मूलभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है। विकासशील देश प्रायः इन आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने के लिए सरकार पर निर्भर रहते हैं। कृषि और उद्योग का विकास, जैसे जैसे कृषि और उद्योग का विकास होता है, परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं की मांग बढ़ती जाती है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों की वृद्धि इन सेवाओं की मांग को बढ़ाती है। आय के बढ़ते स्तर के साथ लोग बाहर खाना, पर्यटन, खरीदारी, निजी स्वास्थ्य देखभाल और निजी स्कूलों जैसे अतिरिक्त सेवाओं की तलाश करना शुरू कर देते हैं। यह प्रवृत्ति शहरी क्षेत्रों और प्रमुख शहरों के विशेष रूप से दिखाई देती है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, हालिया वर्षों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं स्वास्थ्य सेवाएं आवश्यक हो गई हैं। इसमें तेजी से वृद्धि हुई है। हालांकि ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सेवा क्षेत्र के सभी खंडों या भागों की समान रूप से वृद्धि नहीं हो रही है। कुछ खंड फल फूल रहे हैं, जबकि अन्य खंड प्रायः सीमित वैकल्पिक रोजगार अवसरों के कारण आजीविका प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र में केवल एक भाग की ही महत्ता बढ़ रही है। क्षेत्रों का संगठित और असंगठित क्षेत्र के रूप में विभाजन। संगठित क्षेत्र ऐसे उद्योग या कार्यस्थल को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित और श्रमिकों के पास सुनिश्चित नौकरियां हैं। यह संस्थाएं सरकार के साथ पंजीकृत और उन्हें विभिन्न सरकारी विनियमों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम तथा दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम का पालन करना होता है। इसे संगठित कहा जाता है क्योंकि यह औपचारिक क्रियाविधि और प्रक्रियाओं का पालन करता है। इस क्षेत्र में कुछ व्यक्ति स्वरोजगार प्राप्त हो सकता है, तथापि उन्हें सरकार के साथ पंजीकृत करने और नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त है। उनसे निश्चित घंटों तक कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। यदि वे उससे अधिक घंटे कार्य करते हैं तो वे अपने नियोक्ताओं से ओवर टाइम वेतन पाने के हकदार होते हैं। उन्हें सवैतनिक अवकाश वेतन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, चिकित्सा लाभ सहित कई अन्य परिलाभ मिलते हैं। फैक्ट्री प्रबंधक सुरक्षित कार्य वातावरण और पेयजल तक पहुंच जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए
द्वारा बाध्य हैं। सेवानिवृत्ति पर इन श्रमिकों को पेंशन मिलती है। असंगठित क्षेत्र दूसरी ओर छोटी बिखरी हुई इकाइयाँ असंगठित क्षेत्र की विशेषता होती है, जो प्रायः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। नियम और कानून मौजूद हैं, लेकिन उसका नियमित पालन नहीं किया जाता। इस क्षेत्र में नौकरियां कम वेतन वाली और अनियमित होती हैं। ओवर टाइम, सवैतनिक अवकाश, छुट्टियां या चिकित्सा अवकाश का कोई प्रावधान नहीं। नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, क्योंकि श्रमिकों को बिना कारण बताए नौकरी से निकाला जा सकता है तथा मंदी के सीजन के दौरान कुछ श्रमिकों को कार्य छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। असंगठित क्षेत्र में रोजगार अप्रत्याशित हो सकता है और प्रायः नियोक्ता के विवेकाधीन होता है। इस क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर या मरम्मत कार्य जैसे छोटे पैमाने की गतिविधियों में लगे स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों के साथ साथ ऐसे किसान भी शामिल हैं जो आवश्यकतानुसार मजदूरों को कार्य पर रखते हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सुरक्षा कैसे करें? रोजगार के प्रायः संगठित क्षेत्र को सबसे अधिक पसंद किया जाता है। हालांकि इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बहुत मंद गति से बढ़ रहे हैं। संगठित क्षेत्र के उद्यमों को असंगठित क्षेत्र के भीतर अनौपचारिक रूप में परिचालन करते हुए देखना भी असामान्य नहीं है। वे करों से बचने और श्रम सुरक्षा कानूनों को दरकिनार करने के लिए ऐसा करते हैं। इसके परिणामस्वरूप कई श्रमिक असंगठित क्षेत्र में रोजगार खोजने के लिए मजबूर हैं, जहां मजदूरी बहुत कम है। उनका प्रायः शोषण किया जाता है, उन्हें उचित वेतन से वंचित रखा जाता है। इन नौकरियों में सुरक्षा और अन्य परिलाभों का अभाव है। 1990 के दशक से बड़ी संख्या में संगठित क्षेत्र में श्रमिकों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं, जिससे उन्हें असंगठित क्षेत्र में कम वेतन वाली नौकरियां लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सुरक्षा और सहायता प्रदान करना दोनों की दोहरी आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में भूमिहीन खेतिहर मजदूर, लघु एवं सीमांत किसान, बटाईदार, बुनकर, लोहार, बढ़ई, सुनार जैसे कारीगर शामिल हैं। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार लघु और सीमांत किसान श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को बीज, कृषि आदानों, ऋण, भंडारण सुविधाएं और विपणन दुकानों तक समय पर पहुंच के रूप में सहायता की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में मुख्य रूप से लघु उद्योगों के श्रमिक निर्माण, व्यापार और परिवहन में नैमित्तिक मजदूरों के साथ साथ पथ विक्रेता, सिर पर बोझ उठाने वाले श्रमिक, कपड़ा निर्माता, कूड़ा बीनने वाले शामिल हैं। लघु उद्योगों को कच्चे माल की खरीद और अपने उत्पादों के विपणन के लिए भी सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े समुदायों से आता है, जिन्हें प्राय अनियमित कम वेतन वाले कार्य के अलावा सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करना आर्थिक और सामाजिक विकास दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र, स्वामित्व के अनुसार क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार अधिकांश परिसंपत्तियों की स्वामी होती है और सभी सेवाएं प्रदान करती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि जनता को आवश्यक सेवाएं प्रदान करना होता है। सरकार इन सेवाओं के व्यय को वहन करने के लिए करों और अन्य माध्यमों से धन जुटाती है। सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं के उदाहरणों में रेलवे और डाकघर शामिल है। निजी क्षेत्र में निजी व्यक्तियों या कंपनियों के स्वामित्व और संचालन वाली परिसंपत्तियां और सेवाएं शामिल हैं। निजी क्षेत्र में गतिविधियां मुख्य रूप से लाभ प्रेरित होती हैं तथा व्यक्तियों या कंपनियां अपनी सेवाओं के लिए शुल्क लेते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड, टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) जैसी कंपनियां निजी क्षेत्र की श्रेणी में आती हैं। सरकारें आर्थिक गतिविधियों की वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभाती हैं तथा एक सुविधा प्रदाता और नियामक के रूप में विभिन्न कारणों से अनेक गतिविधियों पर व्यय करती हैं।
सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान, कुछ सेवाएं और सुविधाएं जैसे सड़क, पुल, रेलवे और बिजली उत्पादन समाज के लिए आवश्यक है, लेकिन इसके लिए व्यापक निवेश की आवश्यकता होती है। सरकारें वित्त पोषण की जिम्मेदारी लेती हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि ये सुविधाएं सभी के लिए सुलभ हों। सहायक उद्योग, कुछ मामलों में उद्योगों को सहायता देने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए उत्पादन की लागत पर बिजली उपलब्ध कराने में कई व्यवसायों, विशेषकर लघु इकाइयों के लिए उत्पादन लागत कम करने में मदद मिलती है। ऐसे मामलों में सरकार प्रायः लागत का कुछ हिस्सा सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है। कृषि उत्पाद कीमतें स्थिर करने और किसानों के लिए उचित आय सुनिश्चित करने के लिए सरकारें उचित मूल्य पर किसानों से गेहूं, चावल जैसे कृषि उत्पाद खरीद सकती है। तत्पश्चात उन उत्पादों को राशन की दुकानों के माध्यम से कम दरों पर बेचा जाता है। इसमें किसानों और उपभोक्ताओं दोनों की सहायता मिलती है। सामाजिक सेवाएं, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें विद्यालय संचालित करना और गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना, कुपोषण, शिशु मृत्यु दर को कम करना और सुरक्षित पेयजल, गरीबों के लिए आवास और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना शामिल है। इसलिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके योगदान को संतुलित करने और आवश्यक सेवाओं तक समान पहुंच और सुनिश्चित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। पर्यावरण और सतत विकास। पर्यावरण परिभाषा एवं विस्तार। पर्यावरण को पृथ्वी की संपूर्ण विरासत और सभी उपलब्ध संसाधनों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें जैविक, जीवित, अजैविक, निर्जीव दोनों कारक शामिल होते हैं जो एक दूसरे के साथ परस्पर अंतर किया करते हैं। जैविक तत्वों में जीव, जंतु, पौधे, वन और मत्स्य पालन शामिल है, जबकि अजैविक तत्वों में वायु, जल, भूमि, चट्टान, सूर्य प्रकाश शामिल है। पर्यावरण को समझने के लिए इन जैविक अजैविक घटकों के बीच परस्पर क्रिया की जानकारी आवश्यक है। पर्यावरण 4 महत्वपूर्ण कार्य करता है। संसाधन आपूर्ति, यह मानव उपयोग के लिए नवीकरणीय संसाधन जैसे वन, समुद्री मत्स्य पालन और गैर नवीकरणीय संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन प्रदान करता है। अपशिष्ट स्वांगीकरण, पर्यावरण मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट को अवशोषित और संसाधित करता है। जीवन निर्वाह, ये आनुवंशिक और जैव विविधता प्रदान करके जीवन बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। सौंदर्य सेवाएं, पर्यावरण प्राकृतिक सुंदरता जैसे सौंदर्य गुणों में योगदान देता है। वैश्विक तापन ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि के कारण पृथ्वी के निचले वायुमंडल तापमान में क्रमिक वृद्धि है, जो मुख्य रूप से औद्योगिक कृषि के बाद से जीवाश्म ईंधन के दहन और वनों की कटाई जैसे मानवीय गतिविधियों के कारण होती है। तापमान में इस वृद्धि का कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अन्य ताप अवशोषित करने वाले गैसों के उच्च स्तर को माना जाता है, जो वर्ष 1750 के बाद के से क्रमशः 31% और 149% बढ़ गई है। पिछले शताब्दी में वैश्विक तापमान में 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। समुद्र जल स्तर बढ़ गया और इसके दीर्घकालिक परिणामों में ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, तटीय बाढ़, बाधित जल आपूर्ति, प्रजातियों का विलुप्त होना, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की अधिकता, उष्णकटिबंधीय रोगों की संख्या में वृद्धि सम्मिलित है। वैश्विक तापन में योगदान करने वाले कारकों में कोयला पेट्रोलियम उत्पादों का योगदान कोयला पेट्रोलियम उत्पादों का दहन, वनोन्मूलन, पशु अपशिष्ट से मीथेन का उत्सर्जन तथा विस्तारित मवेशी उत्पादन शामिल है, जिससे वनोन्मूलन, मीथेन उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन के उपयोग में वृद्धि होती है। वर्ष 1997 में जापान के क्योटो में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ जिसमें वैश्विक तापमान से निपटने के लिए औद्योगिक देशों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती का आह्वान किया गया। पर्यावरणीय चुनौतियाँ, पूर्ति मांग की गतिकी में परिवर्तन, सभ्यता के प्रारंभिक चरण में और पर्याप्त जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण से पहले पर्यावरणीय संसाधन और सेवाओं की मांग उसकी प्राकृतिक आपूर्ति की तुलना में बहुत कम थी। प्रदूषण का स्तर पर्यावरण की अवशोषित करने की क्षमता के भीतर था और संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन पुनर्जीवन की दर से अधिक नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप उस समय पर्यावरणीय मुद्दे कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं थे। हालांकि वैश्विक जनसंख्या की विस्फोट वृद्धि और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई। बढ़ती जनसंख्या को उत्पादन और उपभोग दोनों के लिए अधिक संसाधन की आवश्यकता थी, जो इन संसाधनों के पुनर्जीवन होने की दर से भी अधिक थी। इससे पर्यावरण के प्रदूषकों अपशिष्टों को अवशोषित करने की क्षमता पर अत्यधिक दबाव पड़ा है। मूलतः पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए पूर्ति मांग संबंध में परिवर्तन आया है। अब हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां पर्यावरणीय संसाधन और सेवाओं की मांग बढ़ गई है, लेकिन अत्यधिक उपयोग और दुरुपयोग के कारण उनकी पूर्ति सीमित है। इसके परिणामस्वरूप अपशिष्ट उत्पादन, प्रदूषण से संबंधित गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जो वर्तमान युग की प्रमुख चिंता है। उभरता पर्यावरणीय संकट। पर्यावरणीय कार्य तब तक सुचारू रूप से संचालित रहते हैं जब तक कि वे पर्यावरण की वहन क्षमता के भीतर रहते हैं। इसका अर्थ है कि संसाधनों का उपयोग उनके पुनर्जनन की क्षमता की सतत दर पर किया जाना चाहिए। अपशिष्ट उत्पादन पर्यावरण की अपशिष्ट को अवशोषित करने की क्षमता से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि बढ़ती जनसंख्या, संसाधनों की कमी, अत्यधिक प्रदूषण जैसे कारकों के कारण दुनिया पर्यावरणीय संकट का सामना कर रही है। कई संसाधन समाप्त हो रहे हैं और प्रदूषण व्यापक है, जिससे स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है और उच्च स्वास्थ्य देखभाल व्यय की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन और ओजोन क्षय जैसे वैश्विक मुद्दे बड़े सरकारी निवेश की मांग करते हैं। इसलिए नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों की लागत काफ़ी अधिक है, जिससे सतत पद्धतियाँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ओजोन क्षय का तात्पर्य समतापमंडल में ओजोन की कमी से है, जो मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हैलोन जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन यौगिकों के कारण होती है। इन यौगिकों का उपयोग एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, एरोसोल प्रणोदन, अग्निशमन संयंत्रों में किया जाता है। ओजोन की कमी के कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाले परावैगनीकरण यूवी विकिरण में वृद्धि होती है, जिससे मानव त्वचा कैंसर और जीवित जीवों को नुकसान होता है। फाइटोप्लैंक्टन उत्पादन में कमी आती है तथा जलीय और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। वर्ष 1979 से 1990 तक ओजोन परत का लगभग 5% भाग नष्ट हो गया है, जिससे वैश्विक चिंता हुई है। इसके समाधान के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया है, जिसमें CFC और हैलोन जैसे ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत में पर्यावरण की स्थिति। भारत प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, जिसमें उपजाऊ मृदा, कई नदियाँ, हरे भरे जंगल, खनिज भंडार और हिंद महासागर की विशाल तटरेखा शामिल है। दक्कन के पठार की काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, जिससे इस क्षेत्र में कपड़ा उद्योगों का संकेंद्रण हुआ है। सिंधु गंगा के मैदान अत्यधिक उपजाऊ और घनी आबादी वाले हैं। भारत में वन इसकी अधिकांश आबादी के लिए महत्वपूर्ण हरित आवरण और वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक पर्यावास प्रदान करते हैं। देश में लौह अयस्क, कोयला, प्राकृतिक गैस और विभिन्न खनिजों का भी विशाल भंडार है। हालांकि भारत की विकास गतिविधियों ने इसके सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाला है, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव और मानव स्वास्थ्य पर खतरा पैदा हो गया है। बहुतायत तथा तीव्र औद्योगिक विकास से उत्पन्न
प्रदूषण के खतरे और गरीबी आधारित पर्यावरणीय निकट के रूप में गिरावट के रूप में दोहरी चुनौतियां हमारे सामने मौजूद हैं। भारत में प्रमुख पर्यावरणीय चिंताओं में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा क्षरण, वनों की कटाई और वन्य जीवों का खतरा शामिल है। इस संबंध में मुख्य प्राथमिकता वाले निम्नलिखित मुद्दे हैं। भूमि क्षरण, अस्थिर उपयोग और अनुचित प्रबंधन प्रथाओं के कारण भूमि क्षरण के विभिन्न रूप। जैव विविधता हानि, जैव विविधता जो पारिस्थितिकी संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है की हानि। वायु प्रदूषण, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण। मीठे जल का प्रबंधन, मीठे जल के संसाधन का कुशल प्रबंधन। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण को कम करने के लिए ठोस अपशिष्ट का उचित प्रबंधन। भारत को अपने सतत विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए इन पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। चिपको या पीको नाम में क्या रखा है? चिपको आंदोलन से प्रेरित पीको आंदोलन वर्ष 1983 में भारत के कर्नाटक क्षेत्र में जंगलों की रक्षा के लिए शुरू किया गया। इसका नाम पीको शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ है गले लगाना। जब सिरसी जिले के सलकानी जंगल में पेड़ों की कटाई शुरू हुई तो सैकड़ों पुरुष, महिलाएं, बच्चे पेड़ से लिपट गए, जिससे लकड़हारे रुकने को मजबूर हो गए। उन्होंने 6 सप्ताह तक जंगल की निगरानी बनाए रखी, तब तक कि वन अधिकारियों ने इन्हें आश्वासन नहीं दिया कि उनकी पेड़ों की वैज्ञानिक तरीके से और जिले की कार्य योजना के अनुसार काटा जाएगा। इस आंदोलन ने गति पकड़ ली और पड़ोसी जिलों में फैल गया। यह ईंधन की लकड़ी और औद्योगिक उपयोगों के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, जिसके परिणामस्वरूप मृदा अपरदन, जैव विविधता की हानि और बाधित जल स्रोतों सहित पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हुई के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। पीको स्वयंसेवकों ने उत्तरदायी वन प्रबंधन का समर्थन किया, जिससे जल स्रोतों के पास खड़े ढलानों पर पेड़ों की कटाई नहीं करना और अन्यत्र कटाई के लिए पेड़ों को चिन्हित करते समय स्थानीय समुदायों से परामर्श करना शामिल है। इस आंदोलन के दौरान कच्चे माल के लिए उद्योगों को वन भूमि के आवंटन के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए, तथा पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय मूल्य समुदायों के कल्याण के साथ औद्योगिक विकास को संतुलित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। संक्षेप में पीको आंदोलन ने यह सुनिश्चित करने की मांग की कि वन संसाधनों का दोहन सतत रूप में और इस रीति में किया जाए, इसका व्यापक पारिस्थितिकी और सामाजिक प्रभावों को ध्यान में रखा जाए। यह पर्यावरण संरक्षण में उत्तरदायी संसाधन प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित करता है। भूमि अवक्रमण के लिए उत्तरदायी कारक। भारत में भूमि अवक्रमण एक जटिल मुद्दा है जो विभिन्न कारकों से प्रेरित है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। वनों की कटाई, पेड़ों और वनों की कटाई के कारण वनस्पति की हानि, ईंधन की लकड़ी और चारे की अत्यधिक कटाई, प्राकृतिक पुनर्जन्म का अवसर प्रदान किए बिना ईंधन की लकड़ी और चारे की अत्यधिक कटाई, स्थानांतरित कृषि एक ऐसी प्रथा जिससे कृषि भूखंडों को बार बार स्थानांतरित किया जाता है, जिससे मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। वन भूमि अतिक्रमण, वन क्षेत्रों का अनधिकृत अधिकार और उपयोग, वनाग्नि और अत्यधिक चराई, प्राकृतिक और मानव प्रेरित दोनों कारक जो वनस्पति और मृदा को नुकसान पहुंचाते हैं। मृदा संरक्षण उपायों का अभाव, मृदा अपरदन को रोकने के लिए अपर्याप्त कदम, अनुचित फसल चक्र, ऐसी कृषि पद्धति जो मृदा के स्वास्थ्य के अनुरूप नहीं है। कृषि रसायनों का अंधाधुंध उपयोग, इसमें उर्वरक और कीटनाशक शामिल है जो मृदा की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अनुचित सिंचाई प्रबंधन, सिंचाई प्रणालियों की खराब योजना और प्रबंधन, अत्यधिक भूजल दोहन, जलभृतों की प्राकृतिक पुनर्भरण क्षमता से अधिक दोहन करना, मुख्य पहुंच वाला संसाधन जनता द्वारा अप्रतिबंधित उपयोग के लिए उपलब्ध भूमि
कृषि पर निर्भर लोगों की गरीबी, आर्थिक दबाव, जिससे भूमि उपयोग की अस्थिर प्रथाओं को अपनाया जाता है। भारत को अपनी उच्च जनसंख्या घनत्व तथा कृषि वानिकी मानव बस्तियों और उद्योग सहित विभिन्न उपयोगों के बीच भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सीमित प्रति व्यक्ति वन भूमि के कारण 0.06 हेक्टेयर वनों की कटाई वृद्धि हो गई, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त वन कटाई 15 मिलियन घन मीटर होती है। मृदा अपरदन की दर चिंताजनक रूप से उच्च, प्रति वर्ष 5.3 बिलियन टन है, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्व की हानि होती है, जिससे कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्ष 1974 में भारत सरकार ने महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंताएं, मुख्य रूप से जल और वायु प्रदूषण का समाधान करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की स्थापना की। इसके बाद क्षेत्रीय स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए राज्य स्तरीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए गए। ये बोर्ड देश भर में प्रदूषण की निगरानी, विनियमन और उसे काम करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं डाटा संग्रह और प्रचार, जल, वायु, भूमि प्रदूषण से संबंधित जानकारी एकत्र करना और प्रचारित करना, मानक निर्धारण करना, अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीवेज, व्यापार, अपशिष्ट और उत्सर्जन के लिए प्रदूषण मानक स्थापित करना, तकनीकी सहायता, स्वच्छ जल स्रोतों को बढ़ावा देने तथा जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, अनुसंधान और जांच, रोकथाम और नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करते हुए जल और वायु प्रदूषण से संबंधित अनुसंधान और जांच करना या उन्हें प्रायोजित करना, जागरूकता कार्यक्रम, जनता को प्रदूषण की रोकथाम के बारे में शिक्षित करने के लिए जनसंचार माध्यमों के जरिए बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, दिशा निर्देश और मैनुअल, सीवेज और उद्योग उत्सर्जित अपशिष्ट शोधन तथा निपटान के लिए मैनुअल संहिता और दिशा निर्देश तैयार करना, वायु गुणवत्ता मूल्यांकन, औद्योगिक उत्सर्जन को विनियमित करके तथा औद्योगिक योजना एवं शहरी विकास संबंधी आंकड़े प्रदान करके वायु गुणवत्ता का आकलन करना, निरीक्षण, प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्राथमिकता, प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए समय समय पर उद्योगों का निरीक्षण करना, डेटा निगरानी, जल प्रदूषण पर तकनीकी और सांख्यिकी डाटा एकत्र करना, उसे बनाए रखना। 125 नदियाँ, उनकी सहायक नदियों सहित झीलों और कुओं और तालाबों में जल की गुणवत्ता की निगरानी करना, भारत की वायु प्रदूषण संबंधी चुनौतियों और सतत विकास का आह्वान। भारत में वायु प्रदूषण एक व्यापक मुद्दा है जो मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, जहाँ वाहनों से होने वाला उत्सर्जन एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। मोटर वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि, जो वर्ष 1951 में 3 लाख से बढ़कर वर्ष 2019 में 30 करोड़ हो गई, इसने इन समस्या में और वृद्धि की। दोपहिया और कारों सहित व्यक्तिगत परिवहन वाहन पंजीकृत वाहनों का लगभग 85% हिस्सा है, जो वायु प्रदूषण में अत्यधिक योगदान देते हैं। भारत में तीव्र औद्योगिकरण के कारण अनियोजित शहरीकरण, प्रदूषण और दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने बड़े और मध्यम स्तर के उद्योगों की 17 श्रेणियों को महत्वपूर्ण प्रदूषकों के रूप में पहचाना है। ये चुनौतियां सतत विकास प्रथाओं को अपनाने के महत्व को रेखांकित करते हैं। पर्यावरण मंत्रालय तथा केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न उपाय लागू किए हैं, लेकिन सतत विकास, बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने की जरूरी है। भविष्य की पीढ़ियों पर विचार किए बिना केवल वर्तमान जीवन स्तर पर केंद्रित विकास संसाधनों को समाप्त कर देगा, पर्यावरण को खराब कर देगा, जिससे पर्यावरण और आर्थिक संकट दोनों पैदा होंगे। इसीलिए भावी पीढ़ी के लिए पर्यावरण की रक्षा के लिए सतत विकास की दिशा में सचेत प्रयास आवश्यक है। सतत विकास पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को संतुलित करना, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की परस्पर निर्भरता के कारण सतत विकास की ओर अग्रसर की आवश्यकता। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED
द्वारा परिभाषित सतत विकास भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने से संबंधित है। इस परिभाषा में मुख्य शब्द आवश्यकताएं और भविष्य की पीढ़ियां हैं जो संसाधनों के समान वितरण पर जोर देते हैं। सतत विकास का अर्थ जमीनी स्तर पर विशेष रूप से गरीबों के वास्तविक जीवन स्तर में सुधार करना भी है। इस सुधार में आय में वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और स्वच्छ जल तक पहुंच जैसे कारक शामिल हैं। इसके अलावा इसका उद्देश्य संसाधनों की कमी, पर्यावरण क्षति, सांस्कृतिक व्यवधान, सामाजिक अस्थिरता को कम करते हुए सुरक्षित आजीविका प्रदान करके पूर्ण गरीबी को कम करना है। सतत विकास रोजगार, भोजन, ऊर्जा, जल और आवास जैसे क्षेत्रों में सभी विशेष रूप से बहुलाभांश गरीब आबादी की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है और इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को विकास को बढ़ावा देता है। सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करना ब्रंटलैंड कमीशन ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए अच्छी पर्यावरणीय स्थिति में इस पृथ्वी को छोड़कर उनकी रक्षा करने महत्व को रेखांकित किया है। यह पर्यावरणविदों द्वारा दिए गए तर्क के अनुरूप है। इसमें एक नैतिक दायित्व पर बल दिया जाता है कि पृथ्वी है हमें विरासत में जिस स्थिति में मिली थी उससे बेहतर की स्थिति में आगामी पीढ़ियों को सौंपना है। सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वर्तमान पीढ़ी को ऐसे विकास को बढ़ावा देना चाहिए जो निम्नलिखित को सुनिश्चित करने हेतु प्राकृतिक और निर्मित पर्यावरण में वृद्धि करे। प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण, पारिस्थितिकी पुनर्जनन का संरक्षण, पृथ्वी की प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों की पुनर्योजी क्षमता को बनाए रखना, भावी पीढ़ियों पर दुष्प्रभाव थोपने से बचना, यह सुनिश्चित करना कि विकास प्रक्रिया भावी पीढ़ियों पर अतिरिक्त लागत या जोखिम का बोझ न डाले। पर्यावरण अर्थशास्त्री हरमन डेली ने सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख उपायों का उल्लेख किया है। जनसंख्या नियंत्रण, मानव जनसंख्या को पृथ्वी की वहन क्षमता के भीतर एक स्तर तक सीमित करना, दक्ष प्रौद्योगिकी प्रगति को बढ़ावा देना जो संसाधन खपत के बजाय लागत कुशल होते हैं, संसाधनों का संधारणीय उपयोग, एक स्थायी दर पर नवीकरणीय संसाधनों का दोहन करना और यह सुनिश्चित करना कि पुनर्जनन की दर से अधिक ना हो। गैर नवीकरणीय संसाधनों का प्रबंधन करना ताकि क्षय की दर नवीकरणीय स्थानापन्नों के सृजन की दर से अधिक ना हो। गैर प्रदूषण अपशमन, प्रदूषण से उत्पन्न अक्षमताओं को ठीक करना। 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 17 सतत विकास लक्ष्य SDG निर्धारित किए जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है। ये लक्ष्य गरीबी उन्मूलन, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, लैंगिक समानता सहित कई सतत विकास के विभिन्न पहलुओं को समाहित करते हैं। सतत विकास तभी सही अर्थ में सतत हो सकता है जब विकासशील देश की आकांक्षाएं पूरी हों। इन देशों के विश्व की सबसे गरीब आबादी रहती है और गरीबी मिटाने के लिए विकास की ज़रूरत है, जबकि विकसित दुनिया इन देशों में से अपने उत्सर्जन को नियंत्रित करने की मांग करती है। क्या आप ऐसे तरीके खोज सकते हैं जिससे विकासशील देशों की सतत विकास सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं, जो विकास सुनिश्चित करने के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण भी करता है। भारत में सतत विकास के लिए रणनीतियाँ। भारत अपनी ऊर्जा दक्षता बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करते हुए पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय रूप से सतत ऊर्जा रणनीतियों पर काम कर रहा है। कई प्रमुख पहले प्रदूषण
प्रतिकूल पर्यावरणीय